हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड zoology प्रोफेसर, जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी, एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल आदर्शालया। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बट लॉन्ग अवेटेड टॉपिक। बहुत दिनों से कुछ व्यूअर्स एमएससी के हमारे जब वो थर्ड सेमेस्टर में थे तब उन्होंने रिक्वेस्ट किया फिश बिहेवियर पर वीडियोस बनाने का, और अब उन फोर्थ सेमेस्टर में वो आ चुके हैं। जब वो थर्ड सेमेस्टर में थे तो चूंकि वो स्पेशलाइज्ड स्टूडेंट्स के लिए हम टेंथ का सिलेबस कवर कर रहे थे तो हम कर नहीं पाए, एंड नाउ दे हैव रिक्वेस्टेड कि फिश बिहेवियर एज वेल एज एनिमल बिहेवियर को मिला के उन्होंने सिलेबस भेजा है। तो चलिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमसे रिलेटेड है। एनिमल में हम भी आते हैं, हमारे सराउंडिंग्स में जितने जीव हैं, पेड़ पौधे के बारे में थोड़ा, एनिमल बिहेवियर में हम थोड़ा कम देखेंगे, बट एनिमल बिहेवियर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में हम जब देखना शुरू करेंगे तो तब हम जानेंगे कि हम कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। हम जो बिहेव करते हैं, हम अपने मदर से, फादर से, मदर बेबी को अफेक्शन शो करती है, लव करती है, दैट इज द इनेट बिहेवियर। हम सिखा करके अपने पेट्स को बिहेवियर, उनका बिहेवियर, हमारा बिहेवियर उनकी तरफ, उनका बिहेवियर हमारी तरफ कैसा होता है, वो लर्न्ड बिहेवियर होता है। स्क्विरल कैसे नट्स ऑटोमेटिकली अपने आप जेनेटिकली इनहेरिटेड बिहेवियर्स होते हैं। बहुत सारे बिहेवियर्स एग्रेसिव बिहेवियर्स होते हैं, मेटिंग बिहेवियर्स होते हैं। ये सारे वेदर से रिलेटेड बिहेवियर्स होते हैं। दैट इज, अगर हम एक लाइन में कहें तो एनिमल बिहेवियर is the study of the activities of the behavior as in response to their environment, और जो नेचुरल कंडीशंस है, लेबोरेटरी में जो कैसे बिहेव कर रहे हैं वो नहीं, किस तरह से नेचुरल कंडीशंस में बिहेव करते हैं एनिमल्स, उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो होता है नेचुरल बिहेवियर, जो बिगिन होता है विद दीज बैक्टीरिया, द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरियम टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन एन एग्जांपल ऑफ सिंपल बिहेवियर। ये बिहेवियर सिंपल हो सकता है, ये बिहेवियर कम्प्लेक्स हो सकता है, और इन सारी बिहेवियर्स रिलेटेड जो स्टडीज होती हैं उनको हम जिस साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ethology. Ethos is habit, and दिस इज ethology. दिस ethos, ये दो शब्दों का बना होता है, ethos and logos. ethos मतलब हैबिट और एक्शंस, किस तरह से एक्शन शो करता है, एंड लॉजी और लॉगस इज स्टडी और साइंस। तो बिहेवियर का साइंस हम किस तरह स्टडी करते हैं, दैट कम्स अंडर द हेडिंग हैबिट ethology. इट इज अ ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है और बना हुआ होता है टू वर्ड्स का, इथॉस एंड लॉगस। लॉगस इज स्टडी एंड इथॉस इज बिहेवियर। और ये जो स्टडी है ये नेचुरल कंडीशंस में है, जो नेचुरली बिहेवियर एनिमल्स कर रहे हैं। ऑफ कोर्स बैक्टीरिया का बिहेवियर को तो हम लैब में ही स्टडी करते हैं, बट ये स्टडी कर रहे हैं बैक्टीरिया अनकंडीशनली शुगर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। उसी तरह से ये हनी बी के वर्कर्स जिनको क्लीनिंग करनी है अपने चेम्बर की, कुछ कुछ को नुप्शियल फ्लाइट शो करके, क्वींस को, मेल्स को जो मेट करके उनके साथ मीटिंग करके उनको फर्टिलाइज करना है, उनके एग्स को, तो ये सारे बिहेवियर्स इंटरनली सीखे हुए हैं। हालांकि बिहेवियर को एज ए होल हम दो हेडिंग में पढ़ते हैं, लर्न्ड बिहेवियर एंड इनेट बिहेवियर। इनेट बिहेवियर इज इंटरनली इनहेरिटेड बिहेवियर, जीन्स जिनमें जीन्स से रिलेटेड होते हैं, और वो जो दैट इज कॉल्ड एज innate behavior, inborn behavior, whereas another type of behavior are learned behavior. So किस तरह से अपने एनवायरमेंट में, एक्सटर्नल जो एनवायरमेंट, एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट में जो स्टिमुलाई हैं उनसे नेचुरल कंडीशंस में एनिमल कैसे बिहेव करते हैं, वो सारे स्टडी को हम पढ़ते हैं इथोलॉजी में। और लर्न बिहेवियर इसके अंतर्गत आता है सीखना, सिखाना, ये सारा कहा जाता है।
लर्न्ड बिहेवियर, जबकि इंटरनली जीन से या नर्वस कंट्रोल से या हार्मोनल कंट्रोल से जो बिहेवियर्स एनिमल शो करते हैं, दोज कम अंडर द हेडिंग innate behavior or inborn behavior. Now these behaviors, as we have already seen, हम लोग इसके पहले भी देख करके आ रहे हैं, there are four causes of, अभी हम इसके बाद के वीडियोस में देखेंगे, बहुत सारे causes हैं behavior के, जिनमें 4 important causes होते हैं. पहला है causation, क्या वजह है जिसकी वजह से एनिमल्स को शो करना है. सेकेंड इज डेवलपमेंट. थर्ड इज फिटनेस, अपने आप को अडाप्ट करना. And fourth is evolutionary or phylogenetical. So all these things we are going to see one by one. But हम जो स्लाइड में दे रहे हैं, इसको पॉज करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं, और अगर आप कहेंगे तो इसको हम पीडीएफ में भी दे देंगे. तो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑन दिस एनिमल बिहेवियर, इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ टॉपिक्स. ये हमारा इंट्रोडक्टरी बिहेवियर है, जिसमें हम बिहेवियर्स हैं क्या, कितने तरह के बिहेवियर होते हैं, क्या कॉजेज हैं बिहेवियर के, किस तरह के एग्जाम्पल्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिहेवियर के, हिस्ट्री एंड स्कोप देखेंगे. So animal behavior includes all the way animal interact with other members of their species, organisms of other species, and with their environment. A change in the activity of an organism in response to a stimulus, an external or internal or combination of cues. हो सकता है ये पूरा कंप्लीट डेफिनेशन है एनिमल बिहेवियर का. कैसे एनिमल्स अपने स्पीसीज, अपने विद इन द स्पीसीज मेंबर्स के साथ, स्पेसिफिकली वो मेटिंग बिहेवियर्स वगैरह जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ मेंबर्स के ही बीच में होगा, इसके अलावा दूसरे स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं उनके साथ बिहेवियर किसी एक स्टिमुलाई, जो स्टिमुलस है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, एनवायरमेंटल, अपना इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट में जो स्टिमुलाई है जिसके रिस्पॉन्स में एक्टिविटी शो करता है, that also comes under the behavior that may be external or that may be internal or that may be combined effect of response of shown in form of behavior. जैसे कि dog might start drooling, a change in activity in response to the sight of food or stimulus. जैसे कि डॉग खाना देखते ही अपने बिहेवियर को चेंज करता है, तो फूड यहाँ पे स्टिमुलस हो गया. और जो डॉग का बिहेवियर है, अगर वो इंस्टिंक्ट में उसके है कि फूड की तरफ अट्रैक्ट होता है, बट फूड के को देख के डॉग को बिहेवियर ट्रेंड करके, लर्न करके एक्वायर्ड बिहेवियर भी डेवलप किया जा सकता है. सो दीज आर ऑल वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन. एंड दिस ethology is also called as behavioralism. That ethological study, behavioral biology भी इसको ethology को कहते हैं, या behavioralism भी कहते हैं. और जैसा हमने देखा, this behavior is a, it includes the distinct disciplines of psychology, ecology, genetics and general behavior, that is the natural environment. तो सब कुछ, evolution involved है, embryology involved है, physiology involved है, anatomy involved है, morphology involved है. तो बहुत सारे disciplines include करता है behavioral biology. It's greatly depends upon the psychological study, जो कि nervous control में होता है, hormonal control में होता है. So all these are the disciplines that are included in ethology: genetics, anatomy, physiology, behavioral biology, neurobiology, that traces the neural circuits underlying animal behavior. So all these are included in animal behavior. Now, as we have seen causes of animal behavior, how and why, जब हम इथोलॉजी में स्टडी करना शुरू करते हैं, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठते हैं. दो एनिमल्स के बिहेवियर में दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं. हाउ, क्यों बिहेव करते हैं, एंड वाई, कैसे बिहेव करते हैं. तो हाउ का आंसर जो बिहेवियर देता है, दोज आर collectively called as proximate cause. That is the causation of the animal behavior. अगर हम देखें तो it comes under two headings: how, क्यों होता है, क्यों animals differently behave करते हैं, और why, कैसे behave करते हैं. तो how का आंसर mainly internal होता है, that is a innate behavior में usually आता है, and that
includes the impulse activity or nerve cells, that is the impulse action. तो immediate, कोई बच्चे को, छोटा सा बच्चा भी हो या बड़ा सा भी बच्चा हो, अगर आग को छुए तो अब एक रिस्पॉन्स होता है, इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्स एक्शन में, कि एकदम से वो आग से हाथ हटा लेता है, उसको कोई सिखाना नहीं पड़ता है। दैट इज द जेनेटिक बिहेवियर और इंटरनल इम्पल्स से सीखा हुआ बिहेवियर है। दैट कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ हॉर्मोन्स, और हार्मोन दैट कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ nerve or brain, and there are hormonal cells also that control such type of activities. Those are called as proximal causes, whereas another type of cause are the ultimate cause, जिसमें कि uh, कैसे होता है, वाई, क्यों, हाउ इज कैसे, सॉरी मैंने जस्ट उल्टा बोल दिया, हाउ इज कैसे होता है वो सीखे हुए हैं, पर क्यों करते हैं वो इंटरनल फोर्स से रिलेटेड है। जबकि वाई, क्यों करते हैं, वो अल्टीमेट कॉज है, दैट इज लर्नड। हालांकि ये लर्नड बिहेवियर भी रिलेटेड होता है, दैट इज द वाई एन एनिमल इवॉल्व द प्रॉक्सिमेट मैकेनिज्म दैट कॉज इट टू परफॉर्म। क्यों एक्वायर किया है इन्होंने इस तरह की एक्टिविटीज, एंड दैट इंक्लूड्स, सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कॉजेज ऑफ बिहेवियर 4 टाइप्स हैं: कॉजेशन, डेवलपमेंट, सर्वाइवल, इवोल्यूशन। किस कॉजेशन, व्हाट इज द कॉज, डेवलपमेंट कैसे डेवलप हुआ, जिस जिस तरह से हम इसको बॉडी लैंग्वेज ऑफ डॉग्स, ये इस पे एक छोटा सा चार्ट मैंने दे दिया है। या देन इवोल्यूशन, दैट इवोल्यूशनरी बिहेवियर, रिलेटेड फाइलोजेनेटिक बिहेवियर, जो कि मेनली रिलेटेड होता है विद द मेटिंग, ब्रीडिंग सीजन में ब्रीडिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है, दैट में बी सेक्सुअल, दैट में बी maternal, that may be communicative, that may be social, that may be agonistic. So these are the reasons measured of behavior, causes of behavior, and that may, on the basis of these causes, the behavior may be of that the example, some of the behaviors are the feeding, that are eliminative, shelter seeking, जिनको बचाव के लिए छत चाहिए, investigative, क्यूरेटिव डेवलपमेंट की कैसे क्यूरियोसिटी जगती है, एंड एलिलोमार्मेटिक, बहुत सारे mixed behavior. So all these are the causes of behavior. Then so these causes in details, इसका सबसे अच्छा एक एग्जांपल है the singing of zebra finch. इसके बारे में हम थोड़ा और आगे देखें। ये कॉज तो है इनका, जेब्रा फ्रेंच के एग्जाम्पल से बताने की शुरू कि यहाँ पे कोशिश की गई है, और इसके लिए जो हिस्ट्री हम आगे देखेंगे, सबसे ज्यादा अगर फर्स्ट इथोलॉजिस्ट हम देखें तो दैट हैज बीन टोल्ड टू बी द डार्विन, दैट चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने अपने ओरिजिनल बुक के अलावा और भी बुक्स लिखे हुए हैं। उन्होंने एनिमल बिहेवियर पर भी, जो हिस्ट्री वाले स्लाइड अभी आएगा तो उसमें हम डिटेल्स देंगे, बहुत नेम्स ऑफ द बुक्स एंड ईयर्स दैट हैज बीन गिवन, जिसमें सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने बताया कि किस तरह से बिहेवियरल एक्टिविटीज, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में, इसीलिए अडेप्टिव बिहेवियर भी, अडेप्टेशंस भी इंक्लूडेड है इन इवोल्यूशनरी चेंजेस में, जो कि नए स्पीसीज को जन्म देते हैं अगर वो जेनेटिक हो जाते हैं तो। इन ड्यू कोर्स जब डेवलपमेंट होता रहता है अपने आप को फिट करने के लिए एनवायरनमेंट के बीच में, सो दोज आर कम्स अंडर द कॉजेशन, व्हाट कॉजेज द बिहेवियर टू शो एंड हाउ दीज डेवलप। जिसका एक एग्जांपल है जेब्रा फिंच, जिसमें कि वो बर्ड को सिंगिंग आती है, जेनेटिकली इन्वॉल्व है बेबी जेब्रा फिंच, बट वो उसको जब वो मदर फादर ट्यूटर की तरह एक्ट करते हैं, सिंग करते हैं, उनको देख देख के ही जेब्रा फिंच सीखता है। और that singing is the male zebra finch, that is a mating behavior that we will see now in the examples of the behavior. Now so ये चार causation हो गए। Now the cues that trigger behavior, what are those stimulus, what are those factors that stimulate the behavior, that may be internal, that may be external, that may be mixed. So these behaviors
may cause different type of actions like hibernation, जिसमें कि hibernation आप जानते हैं बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है विंटर सीजन में। मेढक बहुत अच्छा एग्जांपल है। उसके बाद कुछ ऐसे बियर्स हैं जो स्नो एरियाज में रहते हैं, वो केव्स में अपने आप को छिपा लेते हैं। सो दोज आर द एग्जांपल्स ऑफ hibernation, sleeping during the winter, and another examples are the estivation, that is summer sleep जिसको हम कहते हैं, जो ज्यादातर डेजर्ट एनिमल्स में शो होते हैं, जो अंदर की तरफ रहते हैं, जो गर्मियों में बहुत तेज गर्मियों को अवॉइड करने के लिए डेजर्ट मंथ्स में इस तरह से डेजर्ट एरियाज में ग्रूव्स बना के, बरोज बना के उनमें अपने आप को छिपा लेते हैं। वन एग्जांपल इज दिस, यहाँ पे अगर ये मेरा फोटो आ गया इसलिए छिप गया है, ये आपको दिखेगा। ये स्नेल्स एक एग्जांपल है जो कि जो पोल्स पे चढ़ जाते हैं अंदर उनके अपने होल्स में बहुत गर्मी लगती है तो। सो नाउ देर आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ द द बिहेवियर्स जिसके बारे में हमने देखा। एक्वायर्ड टाइप्स ऑफ बिहेवियर में दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। अब इनके बारे में एफएपी, दैट इज फिक्स एक्शन पैटर्न। फिर इन इन बिहेवियर से रिलेटेड बहुत तरह के सब टर्म्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, दैट टर्मिनोलॉजी वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। Today this is the introductory, so we will see now. Let us see some examples, interesting examples। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है पीकॉक डांस का। आपने देखा है कि इस तरह से पीकॉक बहुत सुंदर सा डांस करते हैं, और ये मेल यूजुअली शो करता है ड्यूरिंग द सीजन, ब्रीडिंग सीजन, दैट इज प्रोमेनेडा एरियस इसको कहते हैं, इस डांस पैटर्न को। ये इट डांसेस बिफोर द फीमेल, जिससे कि अट्रैक्ट होकर के मेटिंग बिहेवियर शो करता है। दैट मेल्स दे हैव द वेल मेंटेन्ड प्लूमेज, बहुत खूबसूरत उनका प्लूमेजेस होते हैं विंग पे, और जिसको फैला करके वो डांस करते हैं। दैट पीकॉक डांस causes the mating in peacock. Then another is scorpion dance. This is another very interesting type of dance, जहाँ यहाँ पे आप देख रहे हैं दो मेल एंड फीमेल स्कॉर्पियन, ये अपने आप को इसमें फीमेल स्कॉर्पियन एक स्पेसिफिक स्मेल एमिट करती है, जिससे अट्रैक्ट होकर के मेल आता है, और मेल एंड फीमेल दोनों अपने हैंड से, यहाँ पे आप देख रहे हैं हैंड टू हैंड दे अट्रैक्ट, दे अटैच देमसेल्व्स, जिसको हम आलिंगन कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कोर्टशिप डांस। और इस तरह के एग्जाम, ये डांस के पैटर्न्स को आपको याद करना होगा। दिस कोर्टशिप डांस शोन बाय द स्कॉर्पियन, जिसमें कि मेल एंड फीमेल एक तरह से आलिंगन करते हैं विद द हैंड टू हैंड, एंड देन दे परफॉर्म द मेटिंग बिहेवियर। देन कम्स द हनी बी डांस। हनी बी डांस में दो इंपॉर्टेंट डांस होते हैं। पहला तो है वैगल डांस। ये वैगल पैटर्न में डांस करते हैं टू टू इन सर्च ऑफ फूड। ये जो वर्कर्स हैं वो फूड को लोकेट करते हैं, और उसके बाद वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर वे में डांस करके दूसरे बीज को बताते हैं कि कहाँ पे आपको आना है फूड को लेने के लिए। दैट इज कॉल्ड एज वैगल डांस। उसके बाद हनी बीज एक और टाइप ऑफ डांस शो करते हैं, दैट इज नुप्शियल डांस, नुप्शियल फ्लाइट जिसको कहते हैं, जिसमें कि फीमेल रात के समय ये मेटिंग होती है। नुप्शियल टर्म से पता चलता है कि दिस इज द नाइट फ्लाइट, जिसमें फीमेल क्वीन जो है, फीमेल क्वीन बी हाइव की, वो बाहर निकलती है और उसके पीछे बहुत सारे मेल्स जाते हैं। दैट इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ उनका पैटर्न होता है डांस का, दैट इज कॉल्ड एज न्यूप्शियल फ्लाइट। और उसमें से एक मेल फर्टिलाइज करता है फीमेल को, और उसके बाद बाकी जितने भी मेल्स हाइव से बाहर निकल चुके हैं क्वीन के पीछे, उनको फिर वर्कर्स लौटने नहीं देती हैं। हनी बी का जो हाइव है वो अपने आप में एनिमल बिहेवियर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल भी है। अब इसी हनी बी में जेनेटिक एक्वायर्ड इनेट बिहेवियर का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि इनमें दो तरह के वर्कर्स होते हैं, जिनको कि कुछ होते हैं जो क्लीन करते हैं हाइव को, वो डेड लार्वा को मार करके, और कुछ होते हैं जो कि जेनेटिकली लर्न्ड होते हैं। अब इनका एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है एक्सपेरिमेंट से
लॉरेंज वॉज द साइंटिस्ट जिनको फादर ऑफ, जिनके साथ दो और साइंटिस्ट हैं, तीन साइंटिस्ट को एक साथ फादर ऑफ इथोलॉजी का के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, इथोलॉजी कहा गया है। और एनिमल बिहेवियर पे उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टडी है वर्कर्स के टाइप्स पर, कि उनकी जेनेटिक किस तरह से उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और डोमिनेंट एंड रिसेसिव F1 एंड F2 जनरेशन में। ये पूरा एक्सपेरिमेंट मैं बहुत अच्छे से आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब हम एग्जांपल्स ऑफ इम्पोर्टेंट जेनेटिक बिहेवियर या इनेट बिहेवियर देखेंगे, तब मैं आपको उस एक्सपेरिमेंट को डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह से लॉरेंज ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया लेबोरेटरी कंडीशंस में, जैसे कि मेंडल ने किया था, विलियम ने किया था, लॉरेंज ने नहीं किया था, सॉरी। दैट वी विल सी डिटेल्स में, जिसमें कि एक जीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन्स को मेट करा करके F1 जनरेशन में को फिर डबल रिसेसिव टेस्ट क्रॉस करा करके रिसीव करके ये दिखाया गया कि किस तरह से जेनेटिकली कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं, जेनेटिकली बिहेवियर्स भी इनहेरिट होते हैं। देन कम्स द साइबेरियन क्रेन डांस। ये साइबेरियन बर्ड्स के बारे में, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जिनके बारे में आप जानते होंगे कि बहुत ज्यादा जब ठंड का सीजन होता है तो ये मैक्सिकन एरिया से, साइबेरिया से इंडिया में आते हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो अगर इसका रीजन पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि शायद वहाँ बहुत ठंडा होता है, तो इसलिए वो टेम्परेट जोन में चले आते हैं। बट इंटरनल रीजन उसका ये है कि दे आर नॉट able to reproduce their ovulate, the females are not able to ovulate in those areas, क्योंकि ओव्यूलेशन के लिए एक टेम्परेचर 36 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड का चाहिए, जो बर्ड्स उस एनवायरनमेंट में विंटर सीजन में मेक्सिको में या रशिया में मेंटेन नहीं कर सकते हैं, साइबेरिया में, तो वो आ जाते हैं इंडिया की तरह की कंट्रीज में टेम्परेट जोन्स में फॉर ओव्यूलेशन। तो ये भी रिलेटेड हो गया, जैसा अभी हम देख करके आ रहे हैं कि एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉज है, इवोल्यूशनरी कॉज जिसको हम कह सकते हैं, जो जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स हैं एनिमल बिहेवियर में। देन इज अनदर एग्जांपल इज बैट डांस। मदर बैट अपने बच्चों को फूड दिलाने के देने के लिए बहुत अपने सराउंडिंग्स में, अपने जो एरिया है जहाँ पे काफी सारे बच्चों को फीड कराने के लिए मदर्स हैं, वो फाइट करती हैं। इसके अलावा बैट एक और बहुत पर्टिकुलर साउंड वेव रिसीव करके एक फ्लाइट शो करता है, दैट इज कॉल्ड एज इकोलेशन, जो कि आपके सिलेबस में अलग से आपको पढ़ना है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। बस ये टर्म्स आप अभी याद रखिए। देन कम्स इज द एलिफेंट फाइटिंग। ये थोड़ा सा आगे चला गया है, इसको हम अगले वीडियो में डिटेल्स में देख लेंगे हम लोग। एलिफेंट्स भी जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो मेल एलिफेंट्स आपस में लड़ते हैं और विनर जाके मेट करता है फीमेल को। दैट इज द अनदर इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ फीमेल फाइटिंग। नाउ हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी, इससे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जैसा हमने पहले भी आपको कहा है कि सबसे पहले नाम आता है, फर्स्ट इथोलॉजिस्ट का नाम आता है चार्ल्स डार्विन का, जिन्होंने सबसे पहले 1809 टू 1892 का ही उनका लाइफ स्पैन था। उस दौरान उन्होंने स्टडी किया था कि जो नेचुरल सिलेक्शन की जो फोर थियरीज थी, जिनके बारे में उन्होंने बताया था कि उस वो ये जो आपस में जो फाइटिंग होती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है, इसके लिए जो बिहेवियर शो किए जाते हैं। तो ये सबसे पहला हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है इथोलॉजिस्ट का, चार्ल्स डार्विन का। उसके बाद फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी किए हैं। ये इसके पहले वाले जो स्लाइड जो आगे बढ़ गया है उसमें काफी डिटेल्स है, दैट वी विल डू। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ये सारा डिटेल्स पीडीएफ में लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको उसके थ्रू जा करके अपना नोट्स ले ले सकते हैं। देन जो सबसे रिमार्केबल वर्क था वाइट एंड लेरॉय का, इन 1720 टू 1793 के बीच में इनकी साइंटिफिक स्टडी के बेसिस पर बेस्ड है, एंड दे हैव रिटन अ नंबर ऑफ बुक्स। फर्स्ट चार्ल्स डार्विन, यस, द फाउंडर ऑफ क्लासिकल इथोलॉजी इनको कहा जाता है, एंड ही हैज रिटन इन हिज बुक डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन in relation to sex, and
The another book was The Expression of Emotions in Man and Animals. ये दो बुक चार्ल्स डार्विन ने लिखे थे इन बिटवीन 1809 टू 1892 एक्चुअली, जहां तक मुझे याद है दिस शुड बी 92, बट ये मैंने जिस साइट पे था लिया है वहां 82 है. सो गेट इट वेरीफाइड. अगर आप नहीं वेरीफाई करते हैं तो आप मुझे बताइए. Then comes George Romance in 1848 to 1894. He continued the work of Darwin and published a book on animal intelligence in the year 1882. Then John Watson initiated new approach to animal behavior, leading to experiments on animal behavior and interpretation of results. और उसके बेसिस पर इन 1937 में जर्मनी में एनिमल बिहेवियर की स्टडीज को एकेडमिक फील्ड ऑफ स्टडी में बनाया गया और इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग एरियाज आए. नाउ ये इथोलॉजी का हिस्ट्री में और ज्यादा आगे जब बढ़ा 19th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी से शुरू हुआ है, 19th सेंचुरी में इसकी हिस्ट्री में और ग्रोथ्स हुए. एंड डच बायोलॉजिस्ट एंड ऑर्निथोलॉजिस्ट आर दोज हु स्टडी ऑन बर्ड्स. और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है निको टिम्बरजन. And then the second one was German Austrian ethologist Karl von Frisch. इनका वो जो एक्सपेरिमेंट जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस तरह से जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किया था क्रॉस ब्रीड करा करके एनिमल्स को, जो जेनेटिकली हनी बी किस तरह से डेड लार्वा को रिमूव करने वाले और नहीं रिमूव करने वाले हनी बीज की वजह से हाइव में किस तरह सफाई होती है नहीं होती है, ये स्टडी जो उन्होंने किया था वो ही वाज कार्ल वॉन फ्रिंच. एंड थर्ड वाज द ऑस्ट्रियन जूलॉजिस्ट कॉनरेड लॉरेंज. कि दे वे टुगेदर, इन तीनों को मिला करके फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न इथोलॉजी का कहा गया, फादर ऑफ इथोलॉजी कहा गया. और 1973 में इनको नोबेल प्राइज इन तीनों को मिला करके जॉइंटली दिया गया. सो वन करेक्शन आई वुड लाइक टू से, आई वाज राइट in the very beginning. Conrad Lorenz was the scientist जिन्होंने वो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किया है हनी बीज पे और स्टैब्लिश किया है कि किस तरह से एनिमल बिहेवियर इज अफेक्टेड विद द जेनेटिक स्टडी. जीन्स के में किस तरह से डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन्स किस तरह से एनिमल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. They received the Nobel Prize in 1973 and they published a book, The Study of Instinct by Tinbergen in 1951, who along with the Carl Lorenz and Carl Frisch, they have all together studied these. So these are the histories. Then comes the types of animal behavior, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में काफी सारा हमने अभी देखा है. इनके एग्जाम्पल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. कुछ वियर्ड बिहेवियर्स शो किए जाते हैं एनिमल्स के द्वारा. सो दिस वीडियो हैज बिकम टू लॉन्ग, तो इसलिए मैं इसको यहीं पे खत्म कर रही हूँ. अब ये एक एक एग्जाम्पल्स और इनके थ्रू क्या बेबीज कैसे बिहेव करते हैं, कैसे सीखते हैं, जेब्रा फ्रिंच कैसे सिंगिंग सीखता है. सो these all examples we will see in the next video. So these are the scope of ethology. किस तरह से आगे इथोलॉजी पढ़ने के क्या क्या स्कोप है. आज के समय में इट इज द लेटेस्ट ब्रांच जिसपे बहुत ज्यादा स्कोप है. नर्वस सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, नेचुरल स्टडीज को अफेक्ट करता है. तो ये सारी चीजें आज इसके लिए इथोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है. Even entrepreneurship में every in the field of psychology, in the field of social sciences, pest management में, insect management में जो mosquitoes के लिए अभी नए नए बहुत तरह के inventions हो रहे हैं mosquitoes के behavior पे study करके. So there is very large scope of ethology at present. So study of ethology prevents extinction of species. इवोल्यूशन में, फाइलोजेनेटिक स्टडी में, साइकोलॉजिकल स्टडीज में, हर जगह एन इथोलॉजिस्ट का बहुत सारा स्कोप है. नाउ दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस जिनको आप
पॉज़ करके इस वीडियो में देख ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने कमेंट्स कीजिए और क्या चाहिए बताइए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल if you like it. Tell to your students. So, thank you.